अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म को डिस्कस करेंगे ब्रीफली। हमने लास्ट में देखा था कि डीटीएफटी के अंदर जो इनपुट सिग्नल होता है वो डिस्क्रीट होता है और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो एक्स ऑफ ओमेगा होता था, एक्स ऑफ ओमेगा हमारे पास कंटिन्यूस होता था जो कि पीरियोडिक होता है ओवर अ पीरियड ऑफ 2 पाई। तो ये जो ओमेगा है इसको हम कहते थे डिस्क्रीट टाइम फ्रीक्वेंसी। ऑल्दो इट इज अ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स होते हैं बिटवीन -पाई टू पाई। तो इसको डिस्क्रीट टाइम फ्रीक्वेंसी क्यों कहते थे? क्योंकि जो इनपुट सिग्नल होता था वो हमारे पास डिस्क्रीट टाइम था, एक्स ऑफ एन, सैंपल्ड सिग्नल जिसको हम कहते हैं। तो प्रॉब्लम इसमें क्या था? प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो कंप्यूटर होते हैं उनकी लिमिटेड मेमोरी होती है और उसमें हमारे पास हमेशा फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स ही पॉसिबल हैं। तो हम क्या करेंगे, डीटीएफटी में ये जो एक्स ऑफ ओमेगा है इसको हम डिस्क्रीटाइज करेंगे। अगर ये डिस्क्रीट बन गया यानी इनपुट सिग्नल भी डिस्क्रीट है, आउटपुट सिग्नल भी डिस्क्रीट है, तो फिर हमारे पास वो बन जाता है डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। यानी हमारे पास ये ऐसा ट्रांसफॉर्म है कि एक्स ऑफ एन इनपुट सिग्नल है, जब हम डीएफटी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा एक्स ऑफ के। सो के यहां पर जो है ये एक इंटीजर होगा जो वेरी करेगा फ्रॉम 0 टू n-1। तो हम एक फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स लेंगे जिस पर हम कंप्यूट करेंगे अपना डीएफटी। यहाँ पर इनफाइनाइट सैंपल्स होते थे। तो आइए हम देखते हैं इसको। ये हमारे पास डीटीएफटी की डेफिनेशन है जो कि हमने पहले पढ़ी हुई है। तो इसमें अगर हम देखें तो दो प्रॉब्लम्स आते हैं कि जो हम ये जो समेशन है हमारे पास इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास जो ओमेगा है वो कंटिन्यूस है यानी उसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ सैंपल्स हैं बिटवीन -पाई टू पाई और उसके बाद ये रिपीट होता है। तो कंप्यूटर में क्योंकि स्पेस नहीं है इस वजह से हम इसको डिस्क्रीट बनाएंगे। तो हम डिस्क्रीट कैसे बनाते हैं? हम फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स लेते हैं जिसको हम कैपिटल एन कहते हैं और हमारा जो इंडेक्स है वो वेरी करेगा फ्रॉम 0 टू n-1। नॉर्मली ये जो n हम लेते हैं ये पावर ऑफ 2 के फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम n इज इक्वल टू हमारा 8 है तो ये जो लोअर n है इंडेक्स दैट विल वेरी फ्रॉम 0 टू n-1 और n के बियॉन्ड और 0 से पहले जब n की वैल्यू होगी तो हमारे पास x ऑफ n क्या होगा? 0 होगा। तो हम इनपुट भी फाइनाइट ड्यूरेशन लेंगे और उसके अगेंस्ट जो आउटपुट होगी वो भी फाइनाइट होगी। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। यानी यहां पर हमारे पास फाइनाइट सैंपल्स होंगे x ऑफ n के और जो x ऑफ k होगा उसके भी उतने ही सैंपल्स होंगे। अगर इसमें 8 सैंपल्स हैं तो इसमें भी 8 सैंपल्स हैं। ये एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जो डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर होती है। तो अब यहां पर अगर हम देखें ये हमारे पास डीटीएफटी था पहले, जब हमने n सैंपल्स टोटल ले लिए तो अब हमारे पास जो लिमिट है वो फ्रॉम 0 टू n-1 वेरी। तो इसका इफेक्ट हमें यहाँ पर नजर आएगा। लेट्स सपोज n 8 है तो यहाँ n-1 कितना हो जाएगा? 7। तो जो n की वैल्यू है वो वेरी करेगी फ्रॉम 0 टू 7, इंटीजर वैल्यू हो। वन मोर थिंग वी हैव टू चेंज कि इस ओमेगा ये जो कंटिन्यूस है इसको भी हमने डिस्क्रीट करना है, फिर हमारे पास ये जो x ऑफ ओमेगा है ये x ऑफ k बन जाए। तो अब यहाँ पर देखें, मैंने आपको जिस तरह लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो डीटीएफटी हमारे पास होता है वो कंटिन्यूस होता है और साथ पीरियोडिक होता है और उसका पीरियड कितना होता है? 2 पाई। तो आप देखें -पाई टू पाई अगर हमारे पास ये स्पेक्ट्रम बन रहा है तो उसके बाद देखें एग्जैक्टली 2 पाई के बाद वो रिपीट कर रहा है। आप पूरा पैटर्न देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये इंटरवल ही ले लें डीएफटी के लिए तो हमें काफी है। इसको हम सैंपल कर लेंगे तो हमारे पास ये डीएफटी बन जाए क्योंकि एक पीरियड के बाद रेपिटेशन स्टार्ट हो जाती है। तो यहां पर देखें जी एग्जैक्टली हमने क्या किया, हमने कुछ सैंपल्स ले लिए बिटवीन -पाई टू पाई। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि यहां पर एक चीज देखें, ये -पाई पर जो सैंपल है और जो +पाई पर सैंपल होगा वो रिपीट होगा। इसी वजह से यहां पर सैंपल लेने की जरूरत हमें नहीं है। और आप एक सिमेट्रिक नेचर भी देख रहे हैं। देखें यहां पर जो 0 पर वैल्यू आपको मिली, ये वाला जो सैंपल पॉइंट मिला आपको डीटीएफटी का, तो उसके बाद जो नेक्स्ट सैंपल हमने लिया और जो 0 से प्रीवियस सैंपल थे एग्जैक्टली सेम लोकेशन पर है। इसी तरह उससे अगला देखें और पिछला देखें सेम लोकेशन पर है। और ये देखें ये जो एम्पलीट्यूड है यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है एग्जैक्टली सेम है। यानी डीटीएफटी हमारा सिमेट्रिक होता है तो डीएफटी भी सिमेट्रिक होगा बिकॉज वी आर टेकिंग जस्ट 1 पीरियड। और जो सैंपल यहाँ पर है एग्जैक्टली यहाँ पर ही होगा। इसको क्यों नहीं लिया? क्योंकि सिंपली इट इज अ रेपिटेशन ऑफ -पाई एट ओमेगा इज इक्वल टू पाई। तो ये अंडरस्टूड है, यहाँ पर जो वैल्यू ये है इधर भी वही आएगी बिकॉज वी आर टेकिंग इवन नंबर ऑफ सैंपल्स। हमने 8 पॉइंट्स यहाँ पर लिए हैं विच आर 2⁻³ तो नॉर्मली हम 2⁻³
n ही सैंपल्स लेते होते हैं। तो यहां पर एक और चीज डिस्कस की गई है कि इंस्टेड हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी लें, यही काम अगर हम 0 से 2 पाई कर लें, इट विल सॉल्व आवर पर्पस। तो यहां पर देखें जो 0 पर सैंपल होगा 2 पाई पर एग्जैक्टली सेम सैंपल होगा। देखें ये 0 पर ये सैंपल है तो 2 पाई पर भी यही सैंपल होगा, क्योंकि रेपिटेशन है, इस वजह से एक पीरियड के बाद DTFT अपने आप को रिपीट करता है, हमने वो सैंपल नहीं लिया। उसके बाद ये देखें ये आपका सेकंड सैंपल है और ये देखें आपका लास्ट सैंपल उससे मैच कर रहा है, ये थर्ड है ये इससे मैच कर रहा है, ये वाला इससे मैच कर रहा है। तो एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, जब हम 0 से 2 पाई लेते हैं, बिकॉज 2 पाई वाज द पीरियड ऑफ DTFT, तो इट इज सिमेट्रिक अबाउट द सेंटर पॉइंट। जो सेंटर पॉइंट है आपका फ्रीक्वेंसी का, उसके अराउंड सिमेट्रिक होगा हमारा DFT, बिकॉज वी आर टेकिंग फ्रॉम 0 to 2 पाई ओनली। तो ये सेंटर्ड पॉइंट पर सिमेट्रिक है। तो DTFT कहां पर सिमेट्रिक था? वो ओरिजिन के अराउंड सिमेट्रिक था। ये फर्क होगा DFT और DTFT के अंदर कि हम 0 to 2 पाई कंप्यूट करेंगे और जो 0 पर सैंपल है 2 पाई पे एग्जैक्टली वही आ गया, इस वजह से उसकी जरूरत ही नहीं थी कंप्यूट करने की। तो अब हम देखते हैं कि हम इस अपने ओमेगा को, ये जो हमारा एक्स एक्सिस की फ्रीक्वेंसी है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी, इसको कैसे डिस्क्रीटाइज करेंगे ताकि हमारा DTFT DFT में कन्वर्ट हो जाए। तो यहां पर अभी वो कह रहा है कि हम m पॉइंट्स लेंगे। नॉर्मली ये जो m है और n है ये हम सेम लेते हैं। ये सेम क्यों लेते हैं, इसकी डिफरेंट रीजन है, एंड वन ऑफ द रीजन इज कि हम इजीली अपना इनवर्स DFT कंप्यूट कर पाए। ये देखें ये जो कैपिटल है ना, दीज आर द सैंपल्स इन इनपुट सिग्नल x of n एंड m आर द सैंपल्स इन आवर DFT सिग्नल। यहां पर हम k को ले रहे हैं और k क्या है, बेसिकली इंटीजर है जो कि हम ओमेगा को डिस्क्रीटाइज करने में यूज कर रहे हैं। तो ओमेगा की जगह हम ओमेगा k को इंट्रोड्यूस करते हैं एंड दैट इज k मल्टीप्लाई बाय 2 पाई ओवर m। 2 पाई हमने क्यों लिया, बिकॉज हमारे पास जो इंटरवल है वो 0 से 2 पाई है एंड DTFT 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट करता है। इसी वजह से हमने उस पूरे 2 पाई पीरियड को डिवाइड कर दिया इनटू टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच वी वांट आवर DFT टू बी कंप्यूटेड। अगर हम 8 पॉइंट्स पर चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं 0 से 2 पाई 8 पॉइंट्स आ जाएं, तो हम 8 से 2 पाई को डिवाइड कर दें। और k हमारा इंटीजर कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से 7 तक। अगर हम m को 8 ले लें तो देखें अगर हम k की वैल्यू 0 पुट करें, हमारे पास ओमेगा नॉट आ जाएगा। यानी अब हम ओमेगा जो कि कंटिन्यूस था उसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ओमेगा नॉट, ओमेगा 1। अब ओमेगा 1 में क्या, k हमने 1 पुट कर दिया, 2 पाई ओवर m, ओमेगा 2 पाई ओवर, तो 2 into 2 पाई ओवर m आपके पास आ जाएगा। तो ओमेगा m माइनस 1, लेट्स सपोज ये 7 था तो यहाँ पर 7 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 पाई ओवर m, लेट्स सपोज m की वैल्यू 8 है आपके पास। तो हमारे पास क्या हो गया कि एक ये आपके पास ये जो 2 पाई ओवर m है, ये स्पेसिंग है बिटवीन 2 वैल्यूज ऑन फ्रीक्वेंसी एक्सिस, और ये आपके पास उन फ्रीक्वेंसीज के डिस्क्रीट वैल्यूज हैं। यानी हमारा ओमेगा कंटिन्यूस से डिस्क्रीट में कन्वर्ट हो गया यूजिंग दिस फार्मूला। दिस इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी ना, ठीक है। और उसको अगर हम फर्दर देखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ओमेगा के क्या अब डिस्क्रीट आ गया, तो ये हम पहले देख चुके हैं कि हम जो हमारा जो इनपुट सिग्नल होगा वो फाइनाइट होगा और हमारा जो DFT हमने कंप्यूट किया वो भी फाइनाइट होगा। तो उसके बाद देखें ओमेगा की जगह हमने ओमेगा k डाल दिया और यहाँ पर ओमेगा k का फार्मूला डाल दिया विच इज k into 2 पाई ओवर m, और m भी हमारा उतना होगा जितना n होगा। ये काम हम करते हैं क्योंकि उससे इनवर्स DFT इजीली कंप्यूट हो जाता है। तो हमें ये सेट करना पड़ेगा। अगर हम ये सेट कर दें कि हमारा जो m है, m क्या था कि कितने DFT पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे फ्रीक्वेंसी एक्सिस के अंदर, यानी हमारा ओमेगा के कितने सैंपल्स होंगे। अगर ओमेगा के सैंपल्स यानी फ्रीक्वेंसी एक्सिस के सैंपल्स और जो डिस्क्रीट टाइम है ये n, ये सैंपल्स अगर बराबर हो गए विच इज दिस, तो फिर हम x ऑफ ओमेगा k को लिखेंगे x ऑफ k। ये नोटेशन हम यूज करेंगे x of k where k is integer which is varying from 0 to n-1, और n भी हमारा कहां से वेरी कर रहा है, वो भी 0 से n-1। ये जो छोटा n है ये डिस्क्रीट सिग्नल जो कि इनपुट सिग्नल है उसका इंडेक्स है। यानी हमारे पास सिस्टम ऐसे होता है, ये इनपुट सिग्नल आपके पास है और उसके बाद हमें जो आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो कैपिटल X ऑफ k मिलेगा। तो जितने x में सैंपल्स होंगे उतने ही कैपिटल X में सैंपल्स होंगे। तो आपके पास एग्जैक्टली वही फार्मूला बन गया, -j 2 पाई k n ओवर n। तो इसमें जो 2 पाई k डिवाइडेड बाय n है ये हमारा ओमेगा k था, तो हमने ओमेगा k की जगह उसकी वैल्यू प्लग इन कर दी। तो ये हमारे पास DFT का फार्मूला है जो कि एक फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल पर अप्लाई होगा,
जितने इनपुट में सैंपल्स होंगे उतने ही आउटपुट में सैंपल्स होंगे। तो अगर हम इसका प्लॉट देखें तो लेट्स सपोज हमारे पास हम एज्यूम करते हैं कि 8n की वैल्यू है, तो इसका मतलब है इनपुट सिग्नल x ऑफ n में 8 सैंपल्स हैं, तो x ऑफ k में कितने सैंपल्स आएंगे, वो भी 8 सैंपल्स आएंगे। तो ये देखें ये 0 पर सैंपल है, क्योंकि अब एक चीज आप जो चेंज देख रहे हैं यहाँ पर ओमेगा नहीं देख रहे हैं बल्कि k देख रहे हैं, एंड k विल वेरी फ्रॉम 0 to 7, k हमारा 0 to 7 वेरी करेगा। क्यों? बिकॉज n इज 8। जो छोटा n है जो कि हमारा डिस्क्रीट सिग्नल का जो इंडेक्स है वो भी वेरी करेगा फ्रॉम 0 to 7, और ये k भी वेरी करेगा फ्रॉम 0 to 7। अब देखें ये 0 पर सैंपल है और 1 पर अप टू 7 पर। ये डॉटेड का मतलब है कि ये हम इंक्लूड नहीं किया बिकॉज इट इज रिपीटिंग आफ्टर n सैंपल्स। तो DFT अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर n सैंपल्स, इसी वजह से हमने सिंपल एक ही पीरियड में उसको कंप्यूट कर रहे हैं। तो ये देखें इसमें सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी 0 पर जो वैल्यू आई और जो n पर वैल्यू आएगी वो एग्जैक्टली सेम हो। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ DFT, ये सिमेट्रिक होता है। DTFT भी सिमेट्रिक था क्योंकि उसमें हमारे पास इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी थी, इसमें लिमिटेड सैंपल्स हैं, तो जो 0 पर सैंपल होगा और जो n पर होगा वो सेम होगा। इसी तरह जो 1 पर वैल्यू है और जो 7 पर है वो एग्जैक्टली सेम है, जो 2 पर वैल्यू है वो 6 वाली वैल्यू से एग्जैक्टली मैच कर रही है, देखें आप, और ये वैल्यू देखें मैच कर। तो क्योंकि ये सिमेट्रिक होता है अबाउट द सेंटर्ड पॉइंट, तो ये आपका सेंटर्ड पॉइंट, इसके अराउंड हमारा DFT सिमेट्रिक होगा। तो कैसे पता चला सेंटर? बिकॉज 8 वर टोटल सैंपल्स, उसको हम डिवाइड कर दें 2 से तो हमें बता देगा कि किस पॉइंट के अराउंड वो सिमेट्रिक है DFT हमारा। तो ये 4th सैंपल के, यानी जब k की वैल्यू 4 होगी, यानी जो 5th वाला पॉइंट होगा और जो इससे 3rd वाला पॉइंट होगा वो एग्जैक्टली सेम एम्पलीट्यूड वाले होंगे जब k की वैल्यू 3 और 5 होगी। इसी तरह जब k की वैल्यू 2 और 6 होगी एग्जैक्टली सेम x ऑफ k की वैल्यू होगी, और एंड सो ऑन 1 और 7 की होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जी DFT की। तो यहां पर हमारे पास जो स्पेसिंग है तो हम कैसे फाइंड की, 2 पाई ओवर n, तो पाई बाय 4 जो एंगल है वो हमारी स्पेसिंग है। इसका मतलब है ये जो पहला जो सैंपल हम कंप्यूट करेंगे वो 0 पर करेंगे, अगला पाई बाय 4 पर, फिर पाई बाय 2 पर, फिर 3 पाई बाय 4, फिर पाई एंड सो ऑन। तो इस तरह हमारे पास ये हमने सैंपल ड्रा की हुई है, और अगर हम फ्रीक्वेंसी में इसको देखना चाहें तो हमारे पास इस तरह की स्पेसिंग होगी। ये आपके पास 0 है, ये वाला पाई बाय 4 है, यानी क्योंकि DFT कहां से आता है, हम इस ओमेगा को डिस्क्रीटाइज कर, तो पहला सैंपल यहां पर आया, नेक्स्ट सैंपल यहां पर पाई बाय 2, फिर 3 पाई बाय 4 और फिर पाई, फिर एंड सो ऑन 5 पाई बाय 4 एंड सो ऑन। तो ये पॉइंट अभी तक हमने डिस्कस किए हैं कि फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर हमारा DFT कंप्यूट होगा। जितने सैंपल्स x ऑफ n यानी डिस्क्रीट सिग्नल के अंदर होंगे उतने ही सैंपल्स हमारे DFT यानी कैपिटल X ऑफ k के अंदर होंगे। और इसकी वजह क्या थी कि कंप्यूटर की मेमोरी लिमिटेड होती है, उसमें हम इनफाइनाइट सैंपल स्टोर नहीं कर सकते, और ये प्रॉपर्टी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये सिमेट्रिक होता है। और इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, x of n minus k is equal to x conjugate of k, यानी इन दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम आती है। लेट्स सपोज अभी हमने एग्जांपल लिया, उसमें हमने n को 8 लिया, तो हमारा k कहां से वेरी करेगा, 0 से लेकर 7 तक वेरी करेगा। हम इसको देख सकते हैं, अगर हम रियल हमारा हो तो उसमें कैपिटल X ऑफ k रियल आता है, अदरवाइज ये कम्प्लेक्स फंक्शन होता है। इसमें रियल पार्ट भी होता है, इसमें इमेजिनरी पार्ट होता है। और कम्प्लेक्स फंक्शन को लिखने के 2 तरीके हैं, या उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखें जिस तरह आपके पास x प्लस आयोटा y आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर होता है, या दूसरा तरीका ये होता है कि आप उसको पोलर फॉर्म में लिखें जिसमें आप मैग्नीट्यूड लिखते हो और एंगल लिखते हो। ये मैग्नीट्यूड आ गई और आपके पास फेज आ। लेट्स सपोज हम पहला सैंपल लेते हैं k इज इक्वल टू 0, तो यहां पर हमने n कितना लिया हुआ है 8, तो इसका मतलब है जो x ऑफ 8 आएगा, x ऑफ 8 यानी जो 8वां सैंपल है, हत्ता कि सैंपल हमारा 0 to 7 है, दैट इज एग्जैक्टली मैचिंग विद x ऑफ 0 बिकॉज k 0, हमने k 0 लिया हुआ है, n 8 लिया हुआ है। तो मैंने हम आपको यहां पर पहले बता चुका हूं, इधर आए, कि ये जो पहला सैंपल है जो 0 पर k की वैल्यू 0 पर कंप्यूट हुआ है, ये एग्जैक्टली जो k की वैल्यू 8 होगा तो उस पर के इक्वल होगा, बिकॉज इसके बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। जो 0 पर वैल्यू है वो 2 पाई पर एग्जैक्टली सेम वैल्यू है। वन मोर ट्राई करते हैं कि अगर k की वैल्यू 1 हो, फॉर एग्जांपल इफ k इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास क्या आएगा, n की वैल्यू 8 है, 8 माइनस 1 7, तो हमारे पास जो x ऑफ 7 होगा जो कि लास्ट सैंपल है, 8 सैंपल है, दैट इज इक्वल टू x कॉन्जुगेट ऑफ
k की क्या वैल्यू 1, यानी जब k की वैल्यू 1 पर जो हमने DFT कंप्यूट किया और k की वैल्यू जो 7 पर DFT कंप्यूट किया वो बराबर होंगे। तो ये आप यहां से देख सकते हैं जो 1 पर वैल्यू है और जो 7 पर है एग्जैक्टली मैच कर। इसी तरह अगर हम 2 पुट करेंगे k की वैल्यू, बस ये लास्ट कर लेते हैं, बाकी आप समझदार हैं। तो जब 2 पुट करेंगे तो 8 माइनस 2 कितना आ जाएगा 6। अगर हम k की वैल्यू अगर पुट कर लें 2 तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये सही लिखा नहीं जा रहा उसके लिए माजरत, 8 माइनस 2 विच इज 6। तो जो k की वैल्यू 6 पर सैंपल हमारा होगा दैट इज इक्वल टू x कॉन्जुगेट ऑफ, यहां पर कितना आ जाएगा 2 ही आ जाए। ठीक है, तो यहां पर आप देखें जो 6 सैंपल है वो 2 के बराबर होगा। देखें 6 और 2 मैच कर रहे हैं, इसी तरह 3 और 5 मैच कर रहे हैं एंड सो ऑन। तो ये सिमेट्री प्रॉपर्टी है और इसको लिखने का ये तरीका है। अगर रियल नंबर हो फिर कॉन्जुगेट फर्क नहीं डालता, अदरवाइज यू हैव टू टेक कॉन्जुगेट। अगर आप लेट्स सपोज आपने x ऑफ 6 निकालना है तो आपको x ऑफ 2 का कॉन्जुगेट ले लेना है। कॉन्जुगेट आप कैसे लेते हो, सिंपली आप अगर i j की फॉर्म में है तो आप जो इमेजिनरी पार्ट उसका साइन चेंज कर। तो अब इसकी इलस्ट्रेशन अगर हम देखें तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं और यहां पर भी ये ब्रीफिंग आपको ऑलरेडी दे चुका हूं कि किस किस सिमेट्रिक कैसे होता है अराउंड द सेंटर्ड पॉइंट। कि जो पहला पॉइंट है k इज इक्वल टू 0 पर वो 8 के बराबर होगा, जो 1 है वो 7 के बराबर एंड सो ऑन। नॉर्मली अगर आपने इसको सिमेट्रिक बनाना है अराउंड द ओरिजिन तो फिर हम क्या करेंगे कि ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, इसको सिंपली हम उठा के शुरू में ले आते हैं, सही है। और इसको हम कहते हैं FFT शिफ्ट मैटलैब के अंदर, और इस पर मैंने लेक्चर अलग से बनाया हुआ है। तो देखें ये जो 3 सैंपल्स हैं इसको एज इट इज हमने उठाया और यहां पर प्लेस कर दिया। तो अब देखें ये ओरिजिन का राउंड सिमेट्रिक बन गया। अगर हम नेगेटिव k की वैल्यू भी डालना चाहें ताकि प्रॉपर सिमेट्रिक लगे तो फिर आपका ये लग रहा है। और ये पॉइंट देखें जो यहां पर पॉइंट है एग्जैक्टली यहां पर भी पॉइंट होगा। क्यों नहीं है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। अगर 0 है ये -1 पर होगा, ये -2 पर होगा, ये -3 पर होगा, क्योंकि ये टोटल इवन सैंपल्स है, इस वजह से इस पॉइंट को हम कंप्यूट नहीं करते, ये एग्जैक्टली रिपीट होता है। तो इनवर्स DTFT के अंदर हम क्या करते हैं, सिंपल यही हमारे पास फार्मूला है, उसमें हम n से डिवाइड कर देते हैं और ये जो लिमिट होगी ये k पर लिमिट हमारी होगी। x ऑफ n हमें चाहिए और यहां पर क्योंकि k है तो हम k के साथ लिमिट लगाएंगे और ये आपके पास आ जाएगा। और इसमें फर्क क्या है कि एक n से डिवाइड कर रहे हैं टोटल सैंपल से, साथ समेशन में हम k डाल रहे हैं, दैट्स इट। और उसके बाद हमारे पास मैटलैब के अंदर हम FFT एल्गोरिदम यूज करते हैं। अगर हम ये यूज ना करें तो ये आपके पास n स्क्वायर मल्टीप्लायर्स और एडिशन यूज होते हैं। ये क्यों यूज होते हैं, बिकॉज ये देखें n की एक वैल्यू के लिए आप कितने मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, आप n मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, क्योंकि n और k की वैल्यू इक्वल होती है, दोनों में कैपिटल N-1 होता है। और फिर उतने ही आप एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं और n की कितनी वैल्यूज हैं, कैपिटल N वैल्यूज हैं, और k की कितनी वैल्यूज हैं, कैपिटल N वैल्यूज हैं। इसी वजह से एक इंडेक्स कंप्यूट करने के लिए आप n टाइम्स मल्टीप्लिकेशन एडिशन कर रहे हैं, फिर दूसरा इंडेक्स आएगा, फिर तीसरा आएगा, तो कितने इंडेक्सेस के लिए, कैपिटल इंडेक्सेस के लिए। इसी वजह से आपके पास ये बहुत हेक्टिक प्रोसेस है। और FFT क्या करता है, फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म इसको सिंप्लीफाई करके एक ट्रिक यूज करता है n/2 log। यानी आप सिंपल देखें, अगर n हमारे पास 8 है तो हमें कितनी मल्टीप्लिकेशन चाहिए, 8 का स्क्वायर विच इज 64। तो 64 हमें चाहिए जनाब, मल्टीप्लायर और एडिशन चाहिए। और अगर ये हो तो n/2 8/2 4 आ जाएगा। और log 2 ऑफ 8 कितना होता है, 3 होता है, बिकॉज हम क्या करते हैं log 2 में n होता है उसको 2 की पावर में लिखते हैं, 2 की पावर 3। और इसका अगर log 2 लेंगे तो log 2 लेंगे तो आपके पास 3 4 कितना हो जाएगा 12। तो 12 आंसर आ जाएगा। तो कहां पर 12 मल्टीप्लीकेशन और एडिशन और कहां पर 64। तो इस वजह से ये बहुत फास्ट है और ये आप यहां पर भी देख सकते हो, ये log 10 की फॉर्म में लिखा गया है। ये नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस हैं। FFT देखें, किसी एक पॉइंट को कंपेयर करोगे, इस पॉइंट को कंपेयर करो, डिपेंडिंग ऑन n, जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ सैंपल्स बढ़ते जाएंगे इनपुट सिग्नल के अंदर और ज़ाहिर उतने ही DFT सैंपल्स आपके पास आएंगे। तो यहाँ पर देखें 10 की पावर 4 आपके पास अगर मल्टीप्लीकेशन यूज हो रही है तो यहाँ पर देखें मोर देन 10 की पावर 6, यानी 10 की पावर 6 से भी ज्यादा आपके पास, तो ऑलमोस्ट 100 टाइम से भी आपके पास ज्यादा ये बन रहा है। तो इस वजह से FFT आपका फास्ट है। एंड दैट्स ऑल। ये हमने समरी बता दी कि हम DFT क्यों कंप्यूट करते हैं।